सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल हीरो वापस आ चुका है। जब सेंट्री के नए कॉमिक का अनाउंसमेंट हुआ था तब फैन बेस सिर्फ एक्साइटेड नहीं था, वो इमोशनली इन्वेस्टेड था। रीजन सिंपल है, इस बार कैरेक्टर के ओरिजिनल क्रिएटर फॉल खुद स्टोरी लिखने वाले थे। फैंस को पता था यह रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की साइकोलॉजिकल जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है। सेंट्री हमेशा एक पैराडॉक्स रहा है, अनलिमिटेड पावर पर उतना ही डाउट, और इस बैलेंस को सबसे अच्छे से समझाया है पॉल ने। पॉल जब सेंट्री लिखते हैं तो वो इवेंट्स की लिस्ट नहीं लिखते, वो एक इंसान लिखते हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत एक शांत लैब से होती है जहां बॉब रेनॉल्ड्स झुककर बैठा है। उसकी नजर उसके सामने रखे एक क्रेडल पेंडुलम पर टिकी हुई है। वो धीरे धीरे पेंडुलम के एक छोटे से स्टील बॉल को उंगली से धक्का देता है। एक बॉल हिलती है, उसकी एनर्जी दूसरी को ट्रांसफर होती है, फिर तीसरी, चौथी और आखिर में दूसरे कोने की बॉल हिल जाती है। बॉब उसे घूरते रहता है जैसे उस पेंडुलम में वो अपनी जिंदगी देख रहा हो, और फिर बिना आवाज के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टॉय नहीं है, ये बॉब का आईना था। बॉब रेनॉल्ड्स जो मार्वल यूनिवर्स का शायद सबसे ताकतवर सुपर हीरो माना जाता है, जिसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी शक्ति दौड़ती है। द सेंट्री। लेकिन हर रोशनी अपना अंधेरा साथ लाती है। सेंट्री जितना अच्छा करता है उसका दूसरा रूप द वॉइड उतना ही भयानक नुकसान करता है। जैसे पेंडुलम का सिर्फ एक हिस्सा तब हिलेगा जब दूसरा भी हिलेगा। बैलेंस, हमेशा बैलेंस। बॉब पेंडुलम को देखते हुए खो जाता है गहरी सोच में, अंदर से टूट चुका है। उसके दिल पर एक ऐसा बोझ है जो शायद शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। तभी उसके पास हल्की सी खराश की आवाज आती है। उसका डॉग। वो चुपचाप उसके पैरों के पास आकर बैठ जाता है, जैसे बिना कुछ कहे वो समझ रहा है कि बॉब के अंदर क्या तूफान चल रहा है। बॉब उसकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है, फिर धीरे से उठता है और अपने डॉग के साथ कहीं चला जाता है, शायद थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर जाने के लिए। बॉब जब सिर्फ 7 साल का था तब उसने पहली बार लाइका की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी रशियन डॉग जिसने 2 बार वाशी सर्दी का मौसम झेला था, जिंदा रही थी, मजबूत रही थी। स्पुतनिक 2 के थ्रू स्पेस में भेज दिया गया। इंसानों के लिए वो बस एक एक्सपेरिमेंट थी, एक सब्जेक्ट, एक डेटा पॉइंट। इसलिए उसे वापस लाने का कोई प्लान कभी था ही नहीं। लाइका को शायद इतना भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। उस मासूम जीव के साथ ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी डॉग थी, शांत, वफादार, निर्दोष। उसके अच्छा ही उसका श्राप बन गया था। ये कहानी बॉब के दिल में कहीं गहरा उतर चुकी है। अजीब सी बात थी, पर बॉब को लाइका में अपनी परछाई दिखने लगी थी। एक ऐसा जीव जो किसी का बुरा नहीं चाहता था, जो सिर्फ अपना फर्ज निभाता है, लेकिन जिसके बदले उसके हिस्से में सिर्फ तन्हाई, दर्द और इस्तेमाल आता है। तब उस छोटे से 7 साल के लड़के ने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था, वो लाइका को बचाएगा। वो उसे वो सब देगा जो पूरी दुनिया उसे कभी नहीं दे पाई, जो लाइका का हक था और जिस चीज के लिए बॉब खुद अपनी पूरी जिंदगी तरसता रहा, प्यार। लेकिन बॉब ये कभी कर ही नहीं पाया। जब तक वो लाइका तक पहुंचता तब तक लाइका अपना शरीर छोड़ चुकी थी। इस बात का गम उस छोटे से बच्चे ने 1 साल तक अपने अंदर ढो लिया था। वो रोता रहा चुपचाप, बिना किसी को बताए, और शायद वही से उसके दिल में किसी अंधेरे कोने में वॉइड का जन्म। फिर भी आज तक बॉब जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइका अभी भी वही है, कहीं तारों के बीच, और वो उसे ढूंढ लेगा कभी ना कभी। लेकिन आज का बॉब टूट चुका है। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता रहता है, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा होना किसी के लिए बोझ ना हो।
वॉइड ने जो कुछ भी किया है, बॉब उन सब का बोझ खुद उठाता है। वो अपने आप को गुनहगार मानता है। वो मानता है कि उसकी गलती थी, उसने ही उस अंधेरे को अपने अंदर जगह दी और अब वो अंधेरा उसे जीने नहीं देता। उसकी यादों में कई सिविलाइजेशंस जलकर राख हो चुके हैं। पूरे के पूरे प्लैनेट्स जो कभी जीवन से भरे थे, अब सिर्फ खामोश पत्थर बन चुके हैं। बॉब को सब याद है, वो चेहरे, वो लोग, वो मासूम लोग जो अपने परिवार के लिए डरे हुए थे, जो समझ चुके थे कि उनका अंत सामने खड़ा है। उसे याद है एक माँ जो अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए रो रही, और उन सब का अंत वो वॉइड ही था। इन यादों का बोझ बॉब को अंदर ही अंदर डुबाता जा रहा है। हर याद एक पत्थर की तरह उसके सीने पर रख दी गई। बॉब जानता है अगर उसने किसी से बात नहीं की तो शायद ये बोझ उसे तोड़ देगा। उसे किसी से बात करनी होगी। सीन अचानक बदलता है। अब हम हेल्स किचन न्यूयॉर्क की तंग अंधेरी गलियों में हैं और बीच रोड पर एक आदमी खून से लथपथ गिरा हुआ है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही है, लफ्ज टूट रहे हैं और फिर वो वही उसी ठंडी सड़क पर खत्म हो जाता है। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, विल्सन फिस्क। उस आदमी का घर फिस्क को पसंद आ गया था और जब फिस्क को कुछ पसंद आ जाए तो कानून, नियत, दया ये सब उसके लिए मायने नहीं रखती। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसने एक घिनौना खेल रचाया था। वो उस मरे हुए आदमी के पत्नी को अपने गुंडों के जरिए मैसेज पहुंचाता है, सीधा और बेएहसास। तुम्हारे पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं घर खाली करने के लिए। जैसे किसी ने किराए की नोटिस दे दी। फिर वो अपने गुंडों को हुक्म देता है उस आदमी के कजिन के पैर तोड़ दिए जाए। चीख की आवाज रात की हवा को चीर देती है और तभी हल्का सा बदलाव। किसी ने यह सब देख लिया था, एक गवाह। फिस्क की नजर उस पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आता है, सबूत मिटा दो। लेकिन उसके पहले वो इस गवाह को तड़पाकर मार लेना चाहता है। वो उस अजनबी से कहता है, अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन जो शख्स उसके सामने खड़ा है उस पर फिस्क की धमकियों का जरा सा भी असर नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। फिस्क के चेहरे पर परेशानी की हल्की लकीर उभरने लगती है। वो तुरंत अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म देता है। कुछ ही पलों में गोलियों की बारिश हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात, एक भी गोली उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। जैसे गोलियां उसके पास आते ही अपना रास्ता भूल जाती है और फिर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी, उसमें मजाक था। सिर्फ एक खाली भयानक गूंज थी। सिर्फ एक सोच के साथ फिस्क के दोनों गुंडे वहीं से गायब हो जाते हैं। न लाश न निशान, जैसे कभी वो थे ही नहीं। फिस्क समझ चुका है उसके सामने कौन खड़ा है। उस हंसी को सुनते ही उसका सारा घमंड, सारी ताकत, सारा दबदबा पल में टूट जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अगर ये वही है तो मैं उसके कौन से रूप का सामना कर रहा हूं। फिस्क के चेहरे पर धीरे धीरे डर उतरने लगता है क्योंकि अब उस पर वॉइड की नजर पड़ चुकी है। वॉइड धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ता है जो अभी कुछ देर पहले मदद की भीख मांग रही थी। फिस्क के हाथ कांप रहे हैं। उसके जैसे आदमी के लिए डर एक अनजाना एहसास था, लेकिन आज वो उसे पूरी तरह महसूस कर रहा है। उसकी जबान भारी हो चुकी है, लफ्ज मुश्किल से बाहर आ रहे हैं। वो बोलने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि वो कौन है, कितना ताकतवर, कितना दौलत, कितना असर, कितने कनेक्शंस है उसके पास। वो वॉइड को ऑफर करता है पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस, जो तुम चाहते हो। जैसे हर चीज की कीमत होती है, जैसे हर फैसला खरीदा जा सकता। वॉइड उसकी बात सुन भी नहीं रहा। वो झुकता है और उस खून से लथपथ हाथ को अपने हाथों में उठा लेता है।
एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और उस शांति में वॉइड अपना फैसला सुनाता है। फिस्क को मासूम लोगों को मैसेज भेजने का बड़ा शौक, लोगों को डरा कर, तोड़ कर, उनकी जिंदगी बर्बाद करके अपनी बात मनवाना उसका तरीका था। आज वॉइड के पास फिस्क के लिए एक खास मैसेज है। वो उसे मारेगा नहीं, वो उसे उसकी मौत से भी ज्यादा बुरा सजा देगा। वो उससे सब कुछ छीन लेगा, जो भी उसे प्यारा, जो भी उसके करीब, जो भी उसकी जिंदगी को मायने देता, और फिर वो विस की कहानी को बहुत धीरे, बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म कर देगा। विल्सन फिस्क को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसका वॉइड की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई टकराव नहीं। फिर भी आज वो उसकी नजर में आ चुका था। हालत ये थी कि फिस्क, जो लोगों को घुटने पर लाने की आदत रखता था, खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन वॉइड के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसने फैसला कर लिया था, वो फिस्क को मारेगा नहीं, उसे तोड़ देगा, धीरे धीरे, कुछ हद तक जहां इंसान अपनी मौत की दुआ मांगने लगे। इसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हर गुजरता सेकंड उसके दिल में डर को और गहरा करता जा रहा है। और फिर सिर्फ ये संदेश देकर वॉइड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कैमरा फ्लैशेस, मीडिया की आवाजें, सवालों की बारिश। वहां कई सुपर हीरोज मौजूद हैं, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इनविजिबल वुमन और कैप्टन मार्वल भी। सब आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। तभी हॉल के एंट्री गेट की तरफ हल्की सी हलचल होती है। रीड रिचर्ड्स और सेंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चलते चलते सेंट्री रीड को बता रहा था कि उसने प्लैनेटरी सिक्योरिटी सिस्टम में कई नए अपग्रेड्स किए, ऐसे सिस्टम्स जो सुपर हीरोज के काम को और बेहतर बना सकते हैं, पूरी दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। रीड के चेहरे पर सच्ची खुशी है। उसका पुराना दोस्त वापस आ चुका है। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, तुम लिंडी से मिले? सेंट्री की वाइफ लिंडी रेनॉल्ड्स। रीड बताता है कि सेंट्री की गैर मौजूदगी में लिंडी उसके लिए काफी परेशान थी, बहुत ही कंसर्न। रीड चाहता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए जैसे पहला था। दोस्त के प्यार भरे शब्दों के बाद भी सेंट्री के दिल को जरा सा सुकून नहीं मिलता। अंदर ही अंदर वो पछतावे से घिरा हुआ। दूर अनजानी गैलेक्सीज में उसने जो किया है वो अपने दोस्तों को बताना चाहता है, पर अल्फाज उसके गले में ही अटक रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर वो रिपोर्टर्स को मुस्कुराते हुए वेव करता है और फिर वही सवाल आता है जो उसके मन को सबसे ज्यादा कुरेद रहा था। वो अब तक कहाँ था और उसका लौटना धरती के लोगों के लिए क्या मायने रखता है? बॉब बचपन से लोगों से छुपना जानता है। वो जानता है कि कैसे सवालों को हल्का सा मजाक बनाकर टाल दिया जाता है, कैसे लोगों को वही सुनाया जाता है जो वो सुनना चाहते हैं। अपनी वाइफ की तारीफ, दो चार हल्का फुल्का जोक्स और भीड़ खुश। दर्द छुपाने में सेंट्री माहिर है। बाद में जब वो अपने डॉग को वॉक पर लेके जाता है, डॉग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, लेकिन बॉब अपने ख्यालों में गुम। उसकी नजर बार बार आसमान पर टिक जाती है। डॉग पास आता है, उसे पैर से लगाता है और कुछ पल के लिए बॉब का ध्यान उन भयंकर यादों से हट जाता है। उसकी वाइफ लिंडी, जो उसके साथ प्रेस और वॉक दोनों पर थी, बॉब की स्पेस में जाने की क्षमता को सोचकर अब भी हैरान होती है। वो क्यूरियोसिटी से कहती है, अगली बार स्पेस जाओ तो फोटोज ले आना। लिंडी ने नोटिस किया था जब से बॉब वापस आया है, चाहे छत हो या सड़क, उसकी नजर हमेशा आसमान पर रहती है। वो चिंतित है, कहीं बॉब फिर लाइका की यादों में तो नहीं खो गया। लेकिन इस बार जो चीज बॉब को खा रही थी वो इंसानों का किया हुआ अन्याय नहीं, वो खुद का है, वॉइड। वो कैसे बताए कि उसने स्पेस में उन जीवों के साथ क्या किया? कैसे समझाए कि उसके अंदर का वॉइड
उसे उतना ही बुरा करवाता है जितना सेंट्री अच्छा करने की कोशिश करता है। वो लिंडी से कहता है कि वो अपने पेट के लिए परेशान है। शायद वो बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो सकता है, काफी टाइम से चेकअप नहीं हुआ। अपने पेट से एक वादा करता है, सब ठीक हो जाएगा। वो झूठ बोल रहा है, खुद को तसल्ली दे रहा है, लेकिन उसका दिमाग जानता है ये वादा खोखला है। लाइका को भी वो बचा नहीं पाया था। तभी कहानी हमें ले जाती है पल्मारा एटोल के पास, साउथ पैसिफिक में। यहाँ कुछ बिलियनियर्स एक प्राइवेट आइलैंड में मशगूल है। अचानक एक अंधेरा सा आकर वहां उभर जाता है। उसकी आंखें लाल और चमक रही है, हाथ में एक बिल्ली है और वो शांत आवाज में बिल्ली से बात कर रहा है। समुंदर की लहरें बढ़ रही है। सिर्फ इतना कहने से वहां सुनामी आ जाती है। पानी दीवार बनकर आइलैंड पर टूट पड़ता है। हर तरफ अफरा तफरी, लोग चीखते हुए भागते हैं। कई लोग पानी में बह जाते हैं। कुछ ही पलों में सुपर हीरोज वहां पहुंच जाते हैं। आयरन मैन सिचुएशन एसेस कर रहा है। थॉर और कैप्टन मार्वल लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। थॉर समझ जाता है ये सेंट्री को बुलाने का वक्त है, लेकिन उससे पहले सेंट्री बिजली की रफ्तार से आ चुका है और अपने हाथों से उस सुनामी को रोककर खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन और रीड रिचर्ड्स जैसे जीनियसेस मिलकर भी समझ नहीं पा रहे कि ये सुनामी आई कैसे। और सेंट्री वो एक हफ्ते तक वही खड़ा रहता है, पानी के उस बेहिसाब जोर को एक ही जगह पर रोके हुए। स्पाइडरमैन और बाकी हीरोज अब तक हैरान हैं। जो उन्होंने देखा उसका कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं। सेंट्री वापस अपने लैब में आ चुका है। टाइडल वेव का अब तो कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। जो लोग वहां मौजूद थे वो बस इतना बता पा रहे हैं, शांत समंदर पल भर में एक ऐसी भयानक सुनामी में बदल गया जिसका पानी बादलों को छू रहा था। और अगर सेंट्री वक्त पर ना पहुंचता तो शायद कोई भी जिंदा न बचता। लैब की स्क्रीन्स पर शहर की गतिविधियां चल रही है। रिपोर्ट्स एक के बाद एक आ रही है। एंड्रयू फॉस्टर, एक बिलियनियर और विल्सन फिश का करीबी दोस्त, उसका आइलैंड लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुका है। कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ एक पूरे शहर को किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ने चादर की तरह ढक लिया है। और कहीं दूर हल्क तुंगुस्का के जंगल में बेकाबू हो चुका है, जैसे दुनिया के अलग अलग कोने एक साथ बिगड़ने लगे। इस सब के बीच सेंट्री अपना पेट का चेकअप करवा रहा है। उससे प्यार से थपथपाते हुए दिलासा दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत उसके सामने खड़ी है। पूरे शहर में इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट शुरू हो गई है और धीरे धीरे उसके अपने लैब में भी वो हो जाते हैं। 3 दिनों से ये गतिविधियां बढ़ते जा रही है। सेंट्री अपने सिस्टम्स को ऑर्डर देता है, सारे गतिविधियों को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाए, शायद किसी पैटर्न तक पहुंच सके। फिर वो क्लॉक को थेरेपी मोड एक्टिवेट करने कहता है। वो वापस उसी क्रेडल पेंडुलम के सामने बैठ जाता है, एक एंड को हिलाता है, दूसरे एंड तक रिएक्शन जाते देखता है। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा है, क्या खुद से झूठ बोलना मुमकिन है? क्लॉक उसे कई मेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है जहां इंसान अपने आप से झूठ बोल सकता है, लेकिन सेंट्री का मतलब किसी केमिकल इम्बैलेंस से नहीं था। वो बैलेंस के बारे में सोचता है। वो जितना अच्छा करता है वॉइड उतना ही बुरा करता है। लेकिन हाल ही में कुछ और ही हो रहा है, कुछ ऐसे काम जिन्हें याद करके ही उसे शर्म आ रही है। सेंट्री टूट चुका है, उसके आंखों में गिल्ट साफ दिखाई दे रहा है। क्लॉक शांत आवाज में कहता है। सेंट्री खुद जानता है कि क्या हो रहा है, उसे थेरेपी की जरूरत नहीं। जो बैलेंस अब तक बना हुआ था वो बिगड़ने लगा है। वॉइड जीत रहा है। तभी उसका पेट की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है। रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी।
सेंट्री दौड़कर अपने पेट के पास पहुंचता है, उसे बाहों में भर लेता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। इतनी शक्ति होने के बाद भी वो अपने सबसे प्यारे साथी को नहीं बचा पाएगा। उसे लगता है कि जैसे जिंदगी के हर पहलू में वो हार रहा है। और तब धीरे धीरे वॉइड उस पर हावी होने लगता है। जब तक बॉब खुद को संभल कर वापस होश में आता है, उसके लैब में रेड अलर्ट्स गूंज रहे होते हैं, स्क्रीन्स चमक रही है, अलार्म्स चीख रहे हैं। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में अजीब घटनाएं हो रही है। लोअर ईस्ट साइड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सिस्टम एवेंजर से कनेक्ट होता है। वो इस असामान्य हालत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स उगने लगे हैं। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स फेल हो रहे हैं। कैप्टन अमेरिका बार बार सेंट्री को पुकार रहा है। तभी कैप्टन के सामने एक भयानक हरा धमाका होता है। जमीन कांप उठती है। कैप्टन अमेरिका दूर जा गिरता है। वो धमाका कोई और नहीं बल्कि हल्क है। हल्क खुद इस क्रिस्टल से प्रभावित हो चुका है, बेकाबू, अंधा। ये देखकर आयरन मैन समझ जाता है अब उन्हें सेंट्री की सख्त जरूरत है। सिचुएशंस हाथ से निकलती जा रही है। एवेंजर्स बेसहारा होकर सेंट्री को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेंट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं। अंदर ही अंदर बॉब मान चुका है, शायद अब वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर शहर में हीरोज एक एक करके घुटने टेक रहे हैं। स्पाइडरमैन अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा है, लेकिन आखिरकार वो भी गिर जाता है। क्रिस्टल्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, सेंट्री कहाँ है? सीन वापस उस क्रेडल पेंडुलम पर आता है, दोनों तरफ हिलता हुआ, कभी एक साइड भारी तो कभी दूसरी। जब तक सेंट्री है, वॉइड हमेशा रहेगा। बॉब अपनी हार गिन रहा है। ना वो लाइका को बचा पाया, ना अपने वॉच डॉग को। वो अपनी पहचान पर सवाल कर रहा है। दूसरों को बचाना तो दूर, क्या वो खुद को संभालने के भी लायक बचा है? ये सोचते सोचते सेंट्री घुटनों पर आ जाता है, अपने डॉग को गले लगाकर चुपचाप रो रहा है। ये कहानी यही खत्म होती है। अगले हिस्से में खतरा अपनी सीमा तोड़ देगा। क्रिस्टलाइन प्लेग तेजी से फैल रही है। शहर जम चुके हैं, लाशें बर्फ की तरह सख्त हो चुकी हैं और पूरी दुनिया ईएमपी स्टॉर्म्स के अंधेरे में डूब रही है। सबसे डरावनी बात, हल्क भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। इसी बीच सेंट्री अपने अंदर के वॉइड को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर लड़ाई उसे उसी अंधेरे की और करीब ले आ रही है। हम जल्द ही लौटेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।